एक देश एक राष्ट्र भाषा क्यों नहीं, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? कोई हिंदी का, कोई उर्दू का, तो कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए 3 लैंग्वेज सिस्टम का। आखिर लोग क्यों डर रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज और कल्चर खोने से? क्या है लैंग्वेज क्राइसिस? दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा क्यों नहीं बनाया गया? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, यानी चेंज वाटर एट एवरी मील, स्पीच एट एवरी 4 मील। ये यहाँ की बहुत पुरानी और फेमस कहावत है जो यहाँ की सच्चाई बयां करती है, क्योंकि इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है। पहले पे पपुआ न्यू गिनी, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे जाके इंडिया है। और कोई इंडिया की एग्जैक्ट लैंग्वेज काउंट करने लगे तो वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2011 की जनगणना में पाया गया था कि 1950 से ज्यादा यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं यूनेस्को का दावा है कि पिछले 50 सालों में 240 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। देखते हैं कि नई जनगणना में कितनी भाषाएं काउंट हो रही हैं। किसी भी भाषा को विलुप्त होने की पहचान ये है कि उस भाषा को बोलने वाले की संख्या 10,000 से अगर कम है तो उसे विलुप्त माना जाता है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो हजारों सालों से लेकर आज तक बोली जा रही है, जैसे संस्कृत, तमिल, हिब्रू, ग्रीक, चीनी। ये सब भाषाएं जो हजारों सालों से आज तक बोली जा रही हैं। लेकिन संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र 24,000 से 25,000 बची। वहीं तमिल को देखा जाए तो करीब 7 करोड़ लोग आज भी तमिल को बोलते हैं। वो भी इंडिया में बोलते हैं, श्रीलंका में बोलते हैं और विदेशों में भी बोलते हैं। लेकिन देश भर में देखा जाए तो 122 ऐसी भाषा जिसे 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, इसे करोड़ों लोग बोलते हैं। उस 122 भाषा में से 22 ऐसी भाषाएं जिसे सरकार ने 8वीं सूची में रखा है, और उस 22 भाषा में से भी कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। ब्रिटेन में अंग्रेजी बोलते हैं, चाइना में चीनी बोलते हैं, अरब में अरबी बोलते हैं। हर देश की एक राष्ट्र भाषा होती है, लेकिन हमारे देश में कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, बल्कि राज्य भाषा। राज्य भाषा वो होती है जिसे सरकारी काम काज में यूज किया जाता है, ना कि उसे कल्चर से जोड़ा जाता है। 2011 की जनगणना में देखा गया कि 43% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, यानी कि हो गए 50 करोड़ से भी ऊपर, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज हो गई, क्योंकि पहले पे इंग्लिश है, दूसरे पे चाइनीज है और तीसरे पे फिर हिंदी आ गई। गवर्नमेंट ने लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज सिस्टम लाया, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक 3 लैंग्वेज पढ़ाई है, जिसमें से 2 इंडियन और 1 फॉरेनर लैंग्वेज रहे, जिसका इम्प्लीमेंट भी देखने को मिला। हाल ही में महाराष्ट्र में ये सिस्टम लागू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर भी खूब राजनीति होती है और नॉन मराठी को मराठी बोलने के लिए जबरदस्ती का दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को पीट भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक बैंक मैनेजर को पीट दिया गया। यही हाल साउथ इंडिया का, स्पेशली तमिलनाडु में तो हिंदी का विरोध एक राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दा जो आजादी से पहले का है, और ये सब रायता अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेजों ने भाषा से बांटो नीति अपनाई। जब देश 554 राज्यों में बटा हुआ था, 1937 में साउथ वालों को अंग्रेजों ने एक झटका दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को कंपलसरी कर दिया। तब पेरियार ईवी रामासाई के अगुवाई में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसे भाषाई साम्राज्यवाद कहा गया और तमिल पहचान पर हमला भी माना गया, इसलिए इसका खूब विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि लोग जेल गए, कुछ लोगों की जान भी चली गई। आखिरकार अंग्रेज सरकार को 1940 में हिंदी अनिवार्य शिक्षा नीति को खत्म करना पड़ा। जब देश आजाद हो गया तो भाषा को लेकर एक लंबी बहस चली। 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 तक एक लंबी चौड़ी बहस में देखा गया कि नॉन हिंदी राज्य के लोग पूर्ण समर्थन हिंदी को नहीं दे रहे हैं, और साउथ में तो इसका विरोध भी दिख रहा था। इसलिए डिसाइड किया गया कि हिंदी को राज्य भाषा बनाई जाए और अंग्रेजी को 15 साल तक रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों के सारे दस्तावेज अंग्रेजी में थे। क्योंकि हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा इतने बड़े पैमाने पर भारत में नहीं बोली जाती थी, जो आज भी नहीं बोली जाती है। और फिर दोबारा 1965 में भारत सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की योजना बनाई, तो मद्रास में इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला और इस आंदोलन में छात्र भी कूद गए थे। जगह जगह इसका विरोध देखने को मिला। कहीं हिंसा होने लगी, कहीं पे लोग आत्मदाह तक करने लगे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने इसका जबरदस्त विरोध किया और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मानना पड़ा कि अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा रहेगी। और राज्य भाषा अधिनियम 1967 में तय किया गया कि नॉन हिंदी स्टेट
जो भी हैं वो अंग्रेजी में अपना काम कर सकते हैं। आज भी तमिलनाडु कर्नाटक में कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि हिंदी उन पर थोपी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज सिस्टम का सबसे ज्यादा विरोध कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है तमिलनाडु में। वहाँ की सरकार ने यहाँ तक कर दिया है कि वहाँ पे रुपए का लोगो भी चेंज कर दिया है, उसे भी तमिल में लिख लिया। स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति पे खतरा है। वो उसे द्रविड़ आंदोलन बोलते हैं। द्रविड़ भी एक भाषा है, जैसे संस्कृत से यहाँ पे हिंदी, अवधी, मगधी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाएं निकली हैं, वैसे ही द्रविड़ से मलयालम, कन्नड़, तमिल जैसी भाषाएं निकली हैं। लेकिन हम हिंदी पट्टी वालों की एक प्रॉब्लम है कि हम साउथ इंडिया जाते हैं या फिर ईस्ट इंडिया जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज हम सीखने के लिए खुद पर जोर नहीं देते। हम यूं ही हिंदी से काम चलाते हैं या फिर अंग्रेजी से काम चलाते हैं, खुद पर दबाव नहीं डालते कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखें। लेकिन जब हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ की भाषा सीख लेते हैं। जैसे गल्फ में गए तो अरबी सीख लिए, यूएस में जाते हैं तो इंग्लिश सीख लेते हैं, वैसे ही जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन सीख लेते हैं, फ्रांस में जाते हैं तो फ्रेंच सीख लेते हैं। तो जिस देश में हम जाते हैं वहाँ की भाषा सीख लेते हैं। वैसे ही भारत के जिस राज्य में हम जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, वहाँ की भाषा सीखना, वहाँ के कल्चर का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज है, जिसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। लेकिन हम हिंदी पट्टी वालों की एक प्रॉब्लम है, जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं या फिर ईस्ट इंडिया में जाते हैं या फिर उस स्टेट में जाते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए हम अपने आप पर जोर नहीं देते हैं। हम हिंदी से काम चला लेते हैं, इंग्लिश से काम चला लेते हैं, अपने आप पर जोर नहीं देते हैं कि वह भाषा हमें सीखनी है। लेकिन जब हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ की भाषा भी सीख लेते हैं। जैसे हम अरब में जाते हैं तो अरबी सीख लेते हैं, यूएस में जाते हैं इंग्लिश सीख लेते हैं, वैसे ही फ्रांस में जाते हैं फ्रेंच सीख लेते हैं। वैसे ही हम अपने देश के जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा सीखना और वहाँ के कल्चर का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। चेन्नई, बेंगलोर, महाराष्ट्र, बंगाल के लोग जब दिल्ली आते हैं तो वो लोग हिंदी सीख जाते हैं। लेकिन हिंदी क्षेत्र के लोग नॉन हिंदी क्षेत्र जैसे साउथ इंडिया हुआ, ईस्ट इंडिया हुआ या फिर बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं तो उनकी भाषा, लोकल लैंग्वेज को अपनाने में बहुत समय लेते हैं। इसलिए सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज सिस्टम लाया था ताकि हर स्टेट के लोग 2 लोकल लैंग्वेज, एक फॉरेनर लैंग्वेज सीख सके। वहीं हिंदी पट्टी के लोग या तो उर्दू ले लेते हैं या फिर संस्कृत ले लेते हैं। ये अब नॉन हिंदी पट्टी वालों को एक लोकल, एक फॉरेन के अलावा एक और लोकल पढ़नी पड़ेगी, जिसका ही कुछ लोग उसमें से विरोध कर रहे हैं। लैंग्वेज के मामले में जो माधुरी जुबान बच्चों को सिखाई जाती है उसमें ज्यादा सीखते और समझते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है इथोपिया देश, जहाँ पे बच्चों की संख्या स्कूलों में कम हो गई थी, लेकिन वहाँ जब बच्चों को स्कूलों में माधुरी जुबान में पढ़ाया जाने लगा तो जो ड्रॉप आउट करके बच्चे भाग जाते थे वो भी स्कूल आने लगे और स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई। स्कूल में जहाँ तक होना चाहिए कि बच्चों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए, ना कि उन पे भाषा के लिए कोई भी दबाव देना पड़े। क्योंकि भाषा को देखा जाए तो अंग्रेजी का भी विरोध हो सकता है, लेकिन नॉन हिंदी पट्टी में आपको अंग्रेजी का विरोध नहीं मिलेगा, हिंदी का विरोध मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी को लेकर उनके दिमाग में थोड़ा सा कूड़ा भर गया है। अब महाराष्ट्र में जिसे मराठी नहीं आती, क्या वो इस देश के नहीं है? जो कुछ लोग जाते हैं ग्रुप बनाकर किसी गरीब को पकड़ते हैं और उसे जबरदस्ती लैंग्वेज को क्राइसिस बनाकर उन्हें पीटने लगते हैं। कोई भी लोकल लैंग्वेज को लेकर हमें ज्यादा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, लेकिन बॉलीवुड पूरा हिंदी और उर्दू पर टिका हुआ है। मुंबई को मुंबई बनाने में बॉलीवुड का बड़ा हाथ है, इसलिए ये छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं वो भाषा के नाम पे जो क्राइसिस करवाना चाहते हैं वो बॉलीवुड में कभी हाथ नहीं लगाते, हमेशा छोटे गरीब तबके के लोग को ही परेशान करते हैं। महाराष्ट्र का तो अब अक्सर का ही हो गया कि कोई ना कोई भाषा से नफरत करने वाला ऊपर आता है और हाई कोर्ट तक चला जाता है। जैसा कि एक वर्षा ताई नाम की लेडी हाई कोर्ट तक चली गई। उन्हें दिक्कत बस इस बात की थी कि महाराष्ट्र के म्युनिसिपालिटी के बोर्ड पर उर्दू भी क्यों लिखा है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें बताया कि किसी भी भाषा को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट की ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि भाषा को किसी धर्म से जोड़ा जाता है या नहीं। उर्दू कोई विलुप्त होने वाली भाषा नहीं, उसे करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज बोलते हैं, तभी तो उसे भारत की 8वीं सूची में रखा गया, जिसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तभी तो आज देश भर में 400 अखबार, 400 मैगजीन उर्दू में छपती हैं। यूनिवर्सिटी में अलग से डिपार्टमेंट होता है, बॉलीवुड, मीडिया, लिटरेचर, यहाँ तक कि आम बोलचाल में भी
खूब यूज होती है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो भी खूब यूज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बाहरी है, लेकिन असल में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मेरठ और दक्कन के क्षेत्रों में ये पली बड़ी है। दक्कनी कहा गया, कभी उर्दू मोहल्ला कहा गया, कभी इसे रेख्ता भी कहा गया और कभी इसको हिंदुस्तानी भी कहा गया। हिंदुस्तानी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुस्तानी से उर्दू बनी और कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुस्तानी से हिंदी बनी। हिंदी और उर्दू दोनों का ग्रामर सेम है। हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी में, उर्दू को लिखा जाता है फारसी अरबिक में। आज हिंदी भले ही इंडिया में पहले नंबर पे, पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी खुद कई भाषाओं का मेल जोल है। जैसे खड़ी बोली, अवधी जैसी भाषाओं का मेल जोल हिंदी है। हिंदी बेल्ट में भी अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे मात्र एक स्टेट उठा लिया जाए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो लोकल भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, जैसे पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है। वहीं पश्चिम यूपी में चले जाइए तो वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। बुंदेलखंड में चले जाइए तो वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। हर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग लोकल भाषाएं हैं और इन सभी भाषा में कोई ऐसी भाषा नहीं जो 8वीं सूची की 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल हो। ऐसा ही बहुत सारी भाषाएं हैं जो लोकल तौर पे बहुत ज्यादा बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे बोलते हैं, लेकिन इसे ऑफिशियल तौर पर कोई तरजीह नहीं दी जाती। हालांकि भोजपुरी जब इतनी मार्जिन पे बोली जाती तो उसकी मांग भी उठी कि उसे 8वीं सूची में डाल दिया जाए। भोजपुरी पूर्वांचल से लेकर बिहार तक बड़ी मात्रा में लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि इसमें गीत गाया जाता है, बिरहा गाया जाता है और तो और इसमें पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है। भले उसमें अश्लीलता घुस गई हो, लेकिन जो लोग देखते हैं उसे ही बनाया जाता है। वैसे ही अवधी है जो बड़ी मात्रा में लोग बोलते हैं, जिसे हिंदी का सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अपनी लोकल भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें हमें ज्यादा समझ में आता है और बेहतर हम उसमें सोच सकते हैं। जैसे फ्रांस में लोग अंग्रेजी को अपने ऊपर खतरा मानते हैं, इसलिए फ्रेंच बोलते हैं। वैसे ही अरब में जाइएगा तो आपको लोग अरबी मिलते दिख जाएंगे। अपनी लोकल भाषा का जितना हो सके उतना इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोकल लैंग्वेज बुलवाने के लिए दूसरों पर हावी हो जाए और उसके साथ मारपीट कर बैठे। और ऐसे इंग्लिश हमारी जरूरत बन गई। जब देश आजाद हुआ तो ये था कि 15 साल तक इंग्लिश का यूज होगा, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन 15 साल बीत गए और सरकार फैसला किया कि अंग्रेजी को हटाया जाए, तो साउथ वाले इसका बहुत अपोज किए, क्योंकि उस समय उन लोगों की जरूरत लगी, जो सच भी साबित हुई है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में इंग्लिश को बोला भी जाता है और ऑफिशियल भी यूज किया जाता है। इंडिया में भले उसे बोला कम जाता है, लेकिन ऑफिशियली बहुत यूज किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। प्राइवेट वालों का इंडिया में बिजनेस चलता हो या फिर बाहर, वो ज्यादातर इंग्लिश ही यूज करते हैं। यहाँ तक कि लोगों की सीवी भी इंग्लिश में मांगते हैं। ये बात सच है कि इंग्लिश भाषा भी हमें आनी चाहिए, जैसा कि नेता लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। यहाँ के खुद प्राइवेट स्कूल हो या फिर उनके पेरेंट वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़े, क्योंकि लोकल भाषा से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसलिए लोकल भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए और दूसरों की लोकल भाषा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। अपनी भाषा उन पर थोपने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज और कल्चर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए।